हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो बच्चों ने डाउट में पूछे हुए थे। लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे जो बच्चों ने पूछे हुए थे, तो ऐसे ही कुछ उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं तो उनको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने। I know it was blank। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन बी मैं आपके सामने लिखता हूं जो ऑप्शन दिए हुए हैं। शी, हर्स, आई एंड मी। ये चार ऑप्शन हमारे सामने लिखे हुए हैं। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे ने पूछा हुआ था, उसका जो डाउट था, तो आज क्लियर करा देता हूं मैं आपको। ये देखिए बेटा, क्या आंसर लगाएंगे आप। चलिए, आपने जो भी है अपना आंसर पहले लगा लिया होगा, उसके बाद ही आंसर आगे चेक करना। देखो बेटा, अगर इस सेंटेंस को हम एक एक शब्द को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो अगर सेंटेंस पढ़ते हैं हम आई नो यानी कि मैं जानता हूं, इट वॉज यानी कि था कोई भी, तो प्रोनाउन की स्टार्टिंग में, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार स्टार्टिंग का वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन में कि बी फॉर्म के बाद, क्या कहा बेटा, बी फॉर्म के बाद हम जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं वो हमेशा ही नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस रहता है। यानी कॉम्प्लीमेंट में भी मैं समझा चुका हूं ये बात आपको, तो वो हमेशा ही सब्जेक्टिव केस रहता है। वहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, इट इज आई या मी। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। वहां पर मैंने आपको समझाया हुआ ये इस बी फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है सब्जेक्ट की। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो वहां पर हम सब्जेक्टिव केस में से रखेंगे मी नहीं आई आंसर होगा। बात समझ में आई यहां तक। ये मैं उस क्लास में करा चुका हूँ पर्सनल प्रोनाउन के में, तो वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है ये। ओके बेटा, तो उस हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लगाऊं तो एक बात तो मैं समझ पाता हूं कि इस बी फॉर्म के बाद, मैंने कहा बेटा, इस बी फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्टिव केस अभी यहां पर आप नहीं लगा सकते, तो मैं इस ऑप्शन को हटा सकता हूं। अब तीन ऑप्शन मेरे पास बचे, आंसर सी भी हो सकता है और आई भी हो सकता है और हर्ष भी हो सकता है। थोड़ा सा और समझते हैं सेंटेंस को। आई नो, मैं जानता हूं कि वो मैं ही था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अपने बारे में ही नहीं कह रहा होगा कि मैं जानता हूं कि वो मैं ही था। भाई उसे तो पता ही होगा, तो वो किसी को बताएगा क्यों। ठीक है, तो यानी एक बात तो और समझ में आती है यहां से कि मैं कह रहा हूं कि आई नो, मैं जानता हूं कि मैंने खाना खा लिया है, तो भाई मेरे लिए तो ये अंडरस्टूड है बात, तो मुझे ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर किसी की चोरी हुई हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो, वहां पर मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है ये चोरी किसने की थी, वो वही थी या वही था, जो भी है। तो इस हिसाब से अगर हम लॉजिकली बात को समझें तो यहां पर आंसर हमारा आई और नहीं हो सकता, आई भी नहीं हो सकता। तो फिर जो आपका आंसर होगा वो आई नो इट वॉज सी पॉसिबल हो जाएगा आंसर आपका। एक बात अगर मैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करूं तो हमने प्रोनाउन में ही एक पॉइंट पढ़ा हुआ था, पजेसिव केस। ये वही पजेसिव केस दिख रहा है आपको। पजेसिव केस के दो पॉइंट थे, एक तो थे पजेसिव प्रोनाउन और एक थे पजेसिव एडजेक्टिव जिन्हें हम डिटरमिनर कहते हैं। इनके बाद हमेशा क्या आता है बेटा, नाउन आता है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या नहीं आता, नाउन नहीं आता। ये बात हम उस क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि दिस इज हर या हर्ष कार। एक सेंटेंस और देखें अगर हम, दिस कार इज हर या हर्ष, ये बात हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखो, दिस इज हर कार हो जाएगा, यहां पर नाउन लिखा हुआ, बाद में तो पजेसिव एडजेक्टिव यानी डिटरमिनर आएगा। यहां पर बाद में नाउन नहीं है तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा, फिर हम पजेसिव एडजेक्टिव का केस नहीं लिखेंगे, है ना।
तो इस हिसाब से अगर मैं सेंटेंस का मीनिंग अगर समझने की कोशिश करूं तो पॉसिबल तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई चीज है, कोई वस्तु है, और वो वस्तु है, मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई मुझे पता है कि ये चीज उसी की थी। कोई भी वस्तु है आपके पास, एक बात अंडरस्टूड कर लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई नो दिस इज हर कार। मैं जानता हूं कि ये जो कार है वो उसकी है। मैं जानता हूं कि ये जो कार है वो कार किसकी है, उसकी है। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकता, आई नो दिस कार इज हर्स, आई नो दिस कार इज हर्स, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं बात को। और अगर ये कार अंडरस्टूड हो जाए तो मैं दिस कार को भी हटा के मैं यहां इट भी लिख सकता हूं, दिस भी लिख सकता हूं कि दिस इज हर्स, इट इज हर्स। तो इसी वजह से यहां पर आंसर बेटा सी भी पॉसिबल है और हर्स भी पॉसिबल है। दोनों लॉजिकली प्रूव किए जा सकते हैं, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन था एक छोटा सा आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को एक बार आंसर मैं बता चुका हूं, पहले भी मैंने आंसर बता दिया था, तो होप आज समझ में आ चुका होगा। तो एक बार इसे लिख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं जो किसी बच्चे ने पूछा था। हाँ चलिए, क्वेश्चन है, पहले इसे आप लिखें तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। फिर देखो बेटा, चीजों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आंसर इनका लगाएं। पहले जरूरी चीज होती है कि आप उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट, यानी कि दिए हुए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन को हटाना सीखिए, तो जो बचा वही आंसर होगा। इससे हमारा एक लॉजिकल रीजन तैयार होता है कि जो भी चीजें हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, हमें पता है कि आखिर कोई भी आंसर क्यों है। ओके, चलिए क्वेश्चन में लिखता हूं, इन द लास्ट फ्यू डेज, इन द लास्ट few days to help him, to help him। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक। इसके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शन देखेंगे बेटा, एनीथिंग हैज बीन डन, has been done, is anything done, is anything done, something is done, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने बेटा, हैज एनीथिंग बीन डन, has anything been done। ये 4 ऑप्शन बेटा आपके सामने हैं। तो एक बार इन ऑप्शंस को मार्क करके देखिए आखिर कौन सा सेंटेंस में ऑप्शन करेक्ट होगा। नो इम्प्रूवमेंट नहीं है कोई भी। ओके, आंसर आपने लगाया होगा। मैं सेंटेंस को समझाना स्टार्ट करता हूं बेटा। देखो, इस सेंटेंस को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इन द लास्ट फ्यू डेज ब्लैंक टू हेल्प हिम, यानी पिछले कुछ दिनों से। फ्यू डेज कहने का मतलब हुआ, देखो ये जो शब्द हमारा लिखा हुआ है फ्यू, आप अच्छे जानते होंगे, एडजेक्टिव के पॉइंट में मैं आपको पढ़ा दूंगा। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ये काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं हमेशा, ठीक। इनके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लिखा जाता है तीनों के बाद, ठीक है। इसका मतलब अपने आप में नेगेटिव होता है, यानी समथिंग विच इज ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट यानी कि है ही नहीं बिल्कुल। अ फ्यू का मतलब भी होता है ना के बराबर, लेकिन काफी है, ठीक ठाक है, काम चला लिया जाएगा। द फ्यू का मतलब है ऑल दी अवेलेबल, यानी जितना भी उपस्थित है, जितना भी है वो पूरा का पूरा, ये हमारा मीनिंग होता है। तो यानी सेंटेंस की जो बात की जा रही है इन द लास्ट फ्यू डेज, यानी मामूली से ना के बराबर दिन की बात है, ना के बराबर दिन की बात है कि कुछ भी शायद उसके लिए नहीं किया गया होगा। सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखना।
नेगेटिव सेंस में सेंटेंस है। अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंस का है तो एक बात तो समझ में आती है कि आप समथिंग आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि सम पॉजिटिव को आता है और एनी नेगेटिव को आता है, तो सेंटेंस में समथिंग वाला आंसर हो नहीं सकता। बात समझ रहे हैं आप? अब देखो दो बातें और समझते हैं। सेंटेंस के अंदर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों के दोनों इंटेरोगेटिव लिखे हुए हैं। क्या सेंटेंस क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है? देखिए बेटा, हो सकता है सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई साहब पिछले कुछ दिनों से क्या कोई हेल्प उसके लिए की गई है? देखो बेटा क्या लगाएंगे आंसर, इन द लास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों में। तो एक ऑप्शन तो मैं आसानी से उठा सकता हूं कि समथिंग इज डन, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब ये जो दो बाकी ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, एनीथिंग हैज बीन डन, यानी इन द लास्ट फ्यू डेज एनीथिंग हैज बीन डन, कुछ भी कर दिया गया है उसके लिए, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉसिबल बेटा? क्योंकि अगर कुछ भी कर दिया गया तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बात ये आती है कि क्या उसके लिए पिछले कुछ दिनों से किया गया है या नहीं किया गया है। अगर ये अगर इंटेरोगेटिव रहा होगा तो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है तो दोनों ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर एक बचेगा आपका एनीथिंग हैज बीन डन, यानी कोई भी चीज है जो उसके लिए कर दी गई है कुछ ना कुछ। ओके, चलिए बाकी चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है जो किसी बच्चे ने पूछा हुआ था, उसे भी मैं आपके सामने डिस्कस करा देता हूँ अभी। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये जो पूछा है भाई किसी बच्चे ने। ओनली बाय वर्किंग हार्ड did he prosper as a business consultant since he arrived in America two years ago, या फिर नो एरर। इस क्वेश्चन में एरर मार्क कीजिए, क्या एरर होगी। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एरर लगाओ, क्या एरर है इसमें। कुछ बच्चे कह रहे कि भाई क्या नहीं होना चाहिए बेटा, ये डिड पहले नहीं आएगा, इंटरोगेटिव नहीं है। नहीं, कुछ और दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या एरर है। ये टेंस का कंसेप्ट है एक्चुअल में, टेंस और इन्वर्जन का। चलो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। जिन बच्चों ने, अगर कुछ बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा, एक टॉप पॉइंट होता है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता, लेकिन सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब या कभी कभी मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता। ये मैं क्लास में किसी में इन्वर्जन का कंप्लीट पॉइंट आपको पढ़ा दूंगा। वैसे मैं अपनी क्लास में पढ़ा चुका हूँ कोचिंग पर, लेकिन फिलहाल यहाँ अभी यूट्यूब पर मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब या कई बार ऐसा होता है कि मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी तो फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, या कई बार मेन वर्ब पहले लिखी होती है उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होता है। ये इन्वर्जन होता है। ठीक, ये जनरली तब आता है जब एडवर्ब आपका सेंटेंस में पहले लिखा हुआ, कोई नेगेटिव एडवर्ब या प्लेस टाइम के लिए, प्लेस वाले एडवर्ब जो होते हैं ना, सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए एक्चुअल में ऐसा किया जाता है। तो सेंटेंस को अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर जो पॉइंट है ना समझने का, वो सिंस का है। सिंस जो होता है बेटा सेंटेंस में दो तरीके से फंक्शन कर सकता है। ये प्रपोजिशन का फंक्शन करता है या फिर ये सेंटेंस में फंक्शन करेगा कंजंक्शन का। ठीक,
ध्यान रखेंगे सिंस जो होता है किसी भी सेंटेंस में या तो कंजंक्शन का काम करेगा या फिर ये काम किसका करेगा बेटा, प्रीपोजिशन का काम करेगा। जब यह कंजंक्शन का काम करता है ना बेटा तो इसका मीनिंग वो निकल कर आता है हमारे सामने, वो निकल कर आता है बिकॉज। यानी सिंस जब भी कंजंक्शन होता है तो इसका मीनिंग बिकॉज निकल कर आता है। ये तो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं इस बात को रेज कर देता हूं इधर, जो तो सेंटेंस जोड़ेगा, जैसे आई टीच सिंस आई नीड मनी। ठीक, अब देखो सेंटेंस को समझेंगे। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है इसीलिए मैं पढ़ाता हूं। तो यहां पर देखो एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, दोनों सेंटेंस को ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये बेटा हमारा क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया, और इसका सेंस जो निकल कर आ रहा है वो बिकॉज निकल कर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो सिंस जो होता है ना कंजंक्शन का काम करता है, इसका मीनिंग निकल कर आता है बिकॉज। एक ये काम करता है प्रपोजिशन का। जब ये प्रपोजिशन होता है तो इसके साथ जनरली टाइम लिखा होता है। कई बार उस टाइम से रिलेटेड हम टेंस लिख देते हैं। कोई भी जो टेंस होता है वो जनरली पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसका मीनिंग से निकल कर आता है। जब ये प्रपोजिशन होता है ना तो बेटा इसका जो मीनिंग होता है हिंदी सेंस अगर समझेंगे तो से या जब से भी आ जाता है, से या जब से, इसका हिंदी सेंस निकल कर आता है। तो सेंस के फंक्शन अगर देखते हैं हम तो सेंस के दो फंक्शन होते हैं हमारे सामने बेटा। तो ये सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करता है या फिर ये प्रपोजिशन का काम करता है। और जब ये सेंटेंस में कंजंक्शन है तो बिकॉज सेंस देता है, प्रपोजिशन होने पर टाइम कोई लिख देते हैं या फिर से जब से का सेंस देता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, देखो इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कंजंक्शन में इसका एक एग्जांपल ये देखा हमने। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं। देखो ये कंसेप्ट अगर और अच्छे से समझोगे ना ये वाला बेटा, तो सिंस के बाद में तो हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट आता है और इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और बाद में क्या आएगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट आता है। इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर देखोगे अच्छे से, देखो ऐसा होता है कि सेंटेंस में सिंस लिखा होगा, इसके बाद में हम लिखते हैं बेटा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, या फिर पास्ट का कोई टाइम लिखा हो सकता है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह, सिंस 2 o'clock, तो 2 o'clock तो पास्ट के ही हो जाते हैं ना। तो ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा होता है और इससे ठीक पहले जो क्लॉज होगी उस टेंस के अंदर लिखा होगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। कई बार प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक बात और समझ लेंगे, कई बार ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये पूरी की पूरी क्लॉज पहले लिखी हो, यानी सिंस पहले सेंटेंस में लिखा मिल जाए आपको और इसके साथ में क्या लिखा मिल जाएगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा मिलेगा। यानी ये जो बात है ना दोनों तरीके से लिखी जा सकती है। जो हम बता रहे हैं आपको बेटा, ये जो है इस स्ट्रक्चर को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले लिखा हो, सिंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा मिल जाए। बात समझ में आई बेटा? या फिर सिंस को पहले लिखकर और उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, बाद में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसके साथ में आ सकता है। ठीक, इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे I have been teaching you since you came here. ठीक, तो देखो सेंटेंस में ये अपने आप में करेक्ट है। यहां पर सिंस अपने आप में टाइम बता रहा है कि तुम जब से आए हो यहां पर, तुम जब से यहां पर आए हो तब से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो सिंस के साथ में हमने पास्ट इंडेफिनिट लिखा, इससे पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है यहाँ से पहले। देखो ऐसे बेटा, जैसे मान लीजिए I have not invited her since we broke up. यानी मैंने उसे तब से नहीं बुलाया है जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है। जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है ना, तब से अब तक मैंने उसे बुलाया नहीं है। तो ब्रेकअप होने का कोई भी टाइम होगा, उस पॉइंट के टाइम से मैंने आज तक उसे
नहीं बुलाया हुआ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। अब देखो इस बात में क्या हो सकता है बेटा कि आप ये जो सिंस वी ब्रोक अप जो पार्ट लिखा हुआ है, आप चाहे तो इस पार्ट को पहले लिख सकते हैं और आई हैव नॉट इन्वाइटेड हर पार्ट को बाद में भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई, समझ में आ रहा है ना बेटा? देखो वीडियो अगर लाइक पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, बेल आइकन प्रेस कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। ओके, अब इस सेंटेंस को समझना बेटा ध्यान से। तो यहां अगर हम देखते हैं कि ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है फल फूलना और तरक्की करना, प्रोग्रेस करना। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट सिंस ही अराइव्ड इन अमेरिका, यानी जब से वो अमेरिका में आया तब से वो ये बिजनेस कंसल्टेंट बन गया है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो बेटा सिंस के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट सही है, लेकिन इससे पहले बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है या परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है। ठीक है, तो डिड ही प्रॉस्पर नहीं होगा, हैज ही प्रॉस्पर्ड, हैज ही, और प्रॉस्पर को फिर हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, तो बात हो जाएगी प्रॉस्पर्ड। ठीक है, तो हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज डिड हमारा हैज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंस से पहले जो पार्ट होता है, एक पार्ट आपका परफेक्ट है या परफेक्ट कंटीन्यूअस और एक पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन और थे आपके सामने, 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। और भी कोई अगर कोई डाउट का क्वेश्चन होता है तो यू कैन सेंड मी हियर ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। चलिए तो फिलहाल इतना ही है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट टेक केयर, बाय बाय।